Today we will see some definitions and some topics in linear algebra, and then we will code it. So let me share my screen. So my screen is visible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in linear algebra, do you know about if A be M cross N matrix of real field from real field from real field? What is its meaning? Can anyone tell me what is the meaning of this? If A be M cross N matrix from real field, what is the meaning of this? No, no idea. Sir, That means the Yes, sir. Every element with every hello. every That means element will come from real numbers. yes. So it is the order of M cross N, and the every Aij belongs to A. It is from a real number. जो भी Aij होगा वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा. Then we say that M cross N मैट्रिक्स है, वो रियल फील्ड से आ रही है. अब आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि what is the rank of a matrix such that A of M cross N over R. इसका रैंक क्या होगा? रैंक कैसे डिसाइड करते हैं? हाउ टू डिसाइड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स? number of pivot in a matrix. Number of pivot in a matrix, but when pivot? After converting in RREF form. So first we convert in RREF or REF, then we see that number of pivot element in matrix A, then it is called the rank. ठीक है? या किसी भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट कर लो, वो भी उसकी क्या कहलाएगी? रैंक कहलाएगी. अब मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लो ए कोई मैट्रिक्स है M क्रॉस N या M क्रॉस N ही मान लो, और A ट्रांसपोज कहां से आता होगा? फिर A ट्रांसपोज किसकी मैट्रिक्स होगी? N cross M. यस. तो N क्रॉस M ओवरफिल्ड R की ओवरफिल्ड R की मैट्रिक्स हो जाएगी. ठीक है? अगर ये M क्रॉस N है तो A ट्रांसपोज हो जाएगी N क्रॉस M की. तो there is any relationship between rank of A and rank of A transpose? क्या कोई रिलेशन होता है? क्या दोनों इक्वल होंगे, या कोई एक से बड़ा होगा, कोई एक से छोटा होगा? Both are equal. Which one is true? Both are equal. So Equal. this is Yes, both are sir. equal. क्या आपको कोई आइडिया है कि कैसे ये इक्वल होते हैं? कैसे बोलते हैं कि A और A ट्रांसपोज की रैंक बराबर होती है? एनी आइडिया? नो आइडिया?
ट्रांसपोज करने पे रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसीलिए। ये तो यही तो पूछ रहा हूँ कि क्यों इफेक्ट नहीं पड़ता, ये कोई आइडिया है क्या? नो सर। नो सर। सो एक बात बताओ, ये पता है कि आप ये जानते हो कि रैंक जो ए होती है वो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलआई कॉलम्स। किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलआई लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स जो होते हैं वही रैंक होती है हमारे पास। यस सर। ठीक है। और ये भी जानते हो कि नंबर ऑफ एलआई कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलआई रोज। यस यस और नो? यस। सो अगर मैं ए मैट्रिक्स ले लूं, उसके एलआई कॉलम मान लो कि ये ए एम rank is बोलो। yes sir, rank of is Your voice is not clear to me. Okay, your voice is breaking. You are not audible. You can write in chat. Okay. So if m cross n की मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ एल आई कॉलम, मान लो कि इसमें k कॉलम जो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एल आई कॉलम कितने हैं, इक्वल टू k। ठीक है। अब a ट्रांसपोज कर देंगे तो इसकी एल आई जो है n क्रॉस m की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो जब a ट्रांसपोज करेंगे विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एल आई रोज के बराबर होंगे। a ट्रांसपोज करेंगे जो इसकी एल आई रो है वो ए ट्रांसपोज की क्या बन जाएंगे, एल आई कॉलम्स। जो मैट्रिक्स ए के एल आई रो होंगे ए ट्रांसपोज में एल आई कॉलम बन जाएंगे। तो यानी कि उसके नंबर ऑफ एल आई कॉलम कितने होंगे, नंबर ऑफ एल आई कॉलम उसमें भी कितने होंगे, के होंगे। और नंबर ऑफ एल आई रोज भी कितनी होंगी, which is equal to k, because we know that number of li columns in a matrix A it is equal to number of li row. Hence number of li columns in matrix A transpose equal to number of li rows. Hence we can say that rank of A equal to rank of A transpose. Understood my point? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए पॉइंट जो आपने अभी जस्ट इंड किया है। ठीक है। देखो यहां से देखो, अगर कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स की अगर रैंक मान लो k है, सपोज रैंक ऑफ A इक्वल टू k, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एल आई कॉलम्स हमारे पास कितने होंगे, के होंगे। अब जब आप इसका ए ट्रांसपोज करोगे तो ये एल आई कॉलम क्या बन जाएंगे, एल आई रोज बन जाएंगे। एल आई रोज बन जाएंगे ना, तो नंबर ऑफ एल आई रोज बन जाएंगे। और नंबर ऑफ एल आई रोज और नंबर ऑफ एल आई कॉलम किसी भी मैट्रिक्स के दोनों इक्वल होते हैं, ये आप जानते हो। वही रैंक होती है कि नंबर ऑफ एल आई कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ एल आई रो, वही हमारे पास क्या होती है, रैंक होती है। तो इसलिए हमने यह बोला कि जो ए के कॉलम है एल आई, वो एल आई ए की ए ट्रांसपोज की रोज है एल आई, और नंबर ऑफ एल आई कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ एल आई रोज। हेंस वी कैन से दैट रैंक ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम। गॉट इट? यस सर, नाउ गॉट इट। ओके। अब एक और चीज आती है कि अगर मैं मान लो ए इंटू ए ट्रांसपोज कर दूं, मान लो, अच्छा ये बताइए, आपको ये पता है कि अगर ए कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो इट इज ऑल्सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम Rn टू Rm। यस और नो? यस Yes. इट इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। अब आप एक बात बताइए कि इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अगर मान लो इसकी रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू m हो गई, या रैंक ऑफ ए इक्वल टू n हो गई, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्या हम बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कौन सा स्पेस, डोमेन स्पेस, यानी कि डायमेंशन ऑफ आर एन। अब रैंक कितनी है, एन, एन प्लस नलिटी ऑफ ए, नलिटी को इस साइन से डिनोट करते हैं, रैंक को इस साइन से डिनोट करते हैं, इक्वल टू एन। तो नलिटी ऑफ ए कितनी की हो जाएगी, 0। राइट? यस और नो? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। अब अगर नलिटी 0 है तो मैं क्या क्या रिजल्ट बोल सकता हूँ, कोई आइडिया है, कोई किसी को पता है कि अगर किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अगर नलिटी 0 है तो क्या कुछ बोल सकता हूं मैं? अगर नलिटी 0 होती है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज 1 1 होता है। बताइए आपको।
और अगर यह रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन, यानी कि फुल, यानी कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू एम हो जाए, सॉरी यहाँ पर रैंक ऑफ ए कितनी गिवन है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन गिवन है, और अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू कोडोमेन डायमेंशन ऑफ कोडोमेन की इक्वल हो जाए तो क्या बोलते हैं, टी इज ऑन टू। अब यहाँ पर डायमेंशन कोडोमेन की क्या है, आर एम है हमारे पास, और रैंक कितनी है, रैंक ऑफ ए कितनी है, एन है। अब यहाँ पर तीन कंडीशन हो सकती है, या तो एन एम से छोटा होगा, या एन एम से बड़ा होगा, या एन एम के इक्वल होगा। इफ एन इक्वल टू एम देन टी इज ऑन टू भी हो जाएगा। एन इज ग्रेटर देन एम, अगर एन एम से बड़ा है तो कभी भी ये मे बी ऑन टू, और एन इज लेस देन एम, अगर एन एम से छोटा है तो नेवर ऑन टू। ये तो पढ़े हो गए ना कि अगर टी आर एन टू आर एम है तो ऑन टू कब बोलते हैं, कि जब ये जो है ये वाला स्पेस इस वाले स्पेस से डायमेंशन से छोटा हो या बराबर हो। मतलब कि कोडोमेन के अंदर अगर एलिमेंट हमारे पास m है, n है, तो t इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ m शुड बी लेस देन इक्वल टू n। m की डायमेंशन n से छोटी होनी चाहिए, और वन को वो है जब n की डायमेंशन n इज लेस देन इक्वल टू m हो। तो यहां पर हमने क्या बोला कि अगर n लेस देन m है तो नेवर बी ऑन टू, क्योंकि m में जब ज्यादा एलिमेंट हो जाएंगे तो कुछ एलिमेंट यहाँ पर इसमें नहीं जा पाएंगे, तो वो कभी ऑन टू नहीं होगा। और n इज ग्रेटर देन m हुआ तो मे बी ऑन टू, नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। और होगा कब, जब n इक्वल टू m है तो t इज ऑन टू हो जाएगा, जब रैंक हमारी किसके इक्वल आ जाए, कोडोमेन स्पेस के इक्वल। इट इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब एक बात बताइए, अगर कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स दे दी जाए तो मैं ए मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर कब बोलूंगा, when it is said it is non singular? When Anyone? determinant of A is not equal to 0. Very good. Determinant of a is not equal to 0, then we say that a is non singular. ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या कभी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर बोल सकते हैं क्या? हमने तो ये देखा ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट डिफाइन होता है, क्या नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर सिंगुलर बोल सकते हैं क्या? No, sir. According to definition. एनीवन एल्स, कोई और बता सकता है? अच्छा, क्या इंट्यूशन आ रहा है, कोई कोई भी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, यस और नो में जवाब दो। प्लीज रेज योर हैंड, नो आइडिया। रेज योर हैंड। आपको अपना हैंड रेज करना है कि कितने लोग एग्री है कि नहीं बोल सकते। सर बोलना कितने क्या है? लोग, क्वेश्चन ये है कि अगर ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड और नॉट। अगर डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड नोट, तो उसके लिए रेज हैंड करना है, रेज योर हैंड। तो अगर सर डिफाइन हो हाँ, So can you explain the question? क्वेश्चन इज दिस दैट ए अगर कोई नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन स्क्वायर जानती हो ना, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में Yes, क्या sir. होता है, m इक्वल टू Sir, n। if a is non-square matrix then determinant of a is defined or not। मैं ये पूछ रहा हूँ कि नॉट डिफाइंड, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि नॉट डिफाइंड के लिए कितने लोग एग्री हैं, तो रेज योर हैंड। ओनली 4 5 6, यस। प्लीज एवरीवन रिप्लाई, अदरवाइज there is no benefit to learn this type of mathematics।
तो 13 पीपल बोल रहे हैं कि उनके 14 हो गए। ओके, सो मैक्सिमम पीपल बोल रहे हैं कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए डिफाइंड नहीं होगा। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। ओके, इट इज ट्रू। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 1 इज कि अब अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए डिफाइन नहीं है तो क्या हम नॉन सिंगुलरिटी और सिंगुलरिटी की बात कर सकेंगे कि नॉन सिंगुलर और सिंगुलर ऑफ मैट्रिक्स? कैन वी टॉक? यस के लिए हैंड उठाना है, यस के लिए, या सॉरी नो के लिए हैंड उठाना है कि नहीं कर सकते? नो के लिए हैंड उठाना है कि नहीं कर सकते, कि वी कैन नॉट टॉक अबाउट सिंगुलरिटी एंड नॉन सिंगुलरिटी। क्वेश्चन नंबर 2 ये है। सो लेट मी आस्क विद आलोक। आलोक, सो क्या हम नॉन सिंगुलर या सिंगुलर बोल सकते हैं? नो सर, अगर डिटरमिनेंट जब निकल ले मतलब जीरो है, मतलब जीरो मतलब नहीं डिफाइंड है तो नहीं बोल सकते फिर। ओके, तो लेट प्रेम। प्रेम, हाँ सर। क्या हम बोल सकते हैं डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलरिटी और सिंगुलरिटी के बारे में? नहीं सर। ओके, सो श्रुति। यस सर। नॉन सिंगुलरिटी और सिंगुलरिटी के बारे में बोल सकेंगे? नो सर। ओके, वेरी गुड। सो अगर हमारे पास, अब देखो सुनना ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास, हमने ये बोला कि ए एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। ये बिल्कुल सही बात है कि डिटरमिनेंट जो है डिफाइंड नहीं होगा, डिफाइंड नहीं होगा। इसके लिए जब नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। बट क्या आपने ये सुना है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या सुनो, Yes, Yes, sir. sir. एवरी मैट्रिक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो जाता है कि जब m क्रॉस n की है तो उल्टा Rn टू Rm जाएगा, ठीक है। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम सिंगुलरिटी और नॉन सिंगुलरिटी की बात करते हैं कि T इज सिंगुलर। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सिंगुलर कब बोलेंगे? इफ एंड इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो u सच दैट T ऑफ u इक्वल टू 0। मतलब कि मुझे डोमेन में एक ऐसा नॉन जीरो u मिल जाए कि वो नॉन जीरो u किस पे जाए? 0 पे चला जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो नल स्पेस होगा, उसके नल स्पेस में एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसकी डायमेंशन, नल स्पेस की डायमेंशन कितनी होगी? नलिटी कितनी होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और T इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ, या ओनली इफ केवल 0 एलिमेंट 0 जाए। दैट मीन्स उसका नल स्पेस में कितने एलिमेंट हो? ओनली 0। और नल स्पेस में 0 एलिमेंट हो जाता है तो इफ एंड ओनली T क्या हो जाता है? 1 1 भी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम नॉन सिंगुलरिटी और सिंगुलरिटी की बात भी कर पाएंगे, लेकिन कब? जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इसको कन्वर्ट कर देंगे। कि अगर मैट्रिक्स ए दी हुई है, आपसे कोई पूछ ले या इंटरव्यू में कभी आपसे पूछ ले, जब आप आगे एमएससी या एमटेक या कुछ भी करेंगे, आपसे कोई पूछ सकता है कि स्क्वायर और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में नॉन सिंगुलरिटी और सिंगुलरिटी कॉन्सेप्ट समझाइए। तो आपको क्या बोलना है कि सर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट देख लेंगे। डिटरमिनेंट देखा, डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर। और डिटरमिनेंट जीरो है तो हम वो क्या बोल देंगे? सिंगुलर। लेकिन अगर नॉन स्क्वायर है, पहले हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में सिंगुलरिटी कैसे बोलते हैं? कि एक नॉन जीरो यू मिल जाए सच दैट टी ऑफ यू इक्वल टू 0, जो कि टी ऑफ यू को 0 पे भेज रहा है। दैट मीन्स उसकी नलिटी जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, एक से तो ज्यादा ही होगी। क्योंकि नलिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि सारे वो यू इकट्ठे कर लो जो कि इमेज को कहां पर भेज रहे हैं? 0 पे। जैसे मान लो कि ये V वेक्टर स्पेस है, ये W है, तो नल स्पेस में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? ये वो जो कहां पर भेज रहा है? इसको इसके 0 पे भेज रहा है, ये 0 एलिमेंट पे भेज रहा है, तो नल स्पेस में। तो अगर एक, और वैसे क्या होता है, अगर T 1 1 होता है, V टू W 1 1 है, तो केवल 0 एलिमेंट ही कहां पर जाएगा? इसके 0 पे जाएगा। और ये 0 और ये 0 डिफरेंट होंगे। दिस 0 इज डिफरेंट। ये 0 कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और ये 0 कुछ ऐसा है।
तो कभी भी वेक्टर स्पेस के जीरोज भी बिलीव मत करना कि ये जीरो अलग है, ये जीरो अलग है। तो ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये अलग v का है, ये अलग w का है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? सो नॉन sir. सिंगुलरिटी और सिंगुलरिटी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? यस सर। ओके, सो नाउ ये बात समझ में आ गई कि आपको अब नॉन सिंगुलर और सिंगुलर कैसे देखते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर मेरे पास ए m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज कितने का होगा? n क्रॉस m का। सो क्या मैं A इंटू ए ट्रांसपोज डिफाइन कर सकता हूँ? यस। वो कितने में होगा? A इंटू n ट्रांसपोज m क्रॉस m का, ठीक है। यस सर। और A ट्रांसपोज ये कितने का होगा? n क्रॉस n का, ठीक है। और अब हम ये भी जानते हैं कि अगर A हमारा m n क्रॉस n ओवर रियल फील्ड से आ रहा है तो रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ A ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू रैंक ऑफ A ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू रैंक ऑफ A ट्रांसपोज A। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है कि हम अगर रियल फील्ड के एलिमेंट ले रहे हैं सारे, तो रैंक ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल होगा A रैंक ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल होगा रैंक ऑफ A ट्रांसपोज A के। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। हाँ, ये अगर मैं R की जगह C कर दूं तब ये नहीं बोल सकते। इफ A belongs to mn cross n from C field, then this result is not defined, not true, or may be true, may not be true, need not, यहाँ पर लिखना पड़ेगा need not be true। तो इसके लिए अब आपका काम क्या है कि आपको एक ऐसा एग्जांपल ढूंढना है कि हमारे पास कोई ऐसी फील्ड आ रही है A, मतलब ऐसा मैट्रिक्स A एग्जिस्ट कर रही है जिसके लिए रैंक ऑफ A ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ A ट्रांसपोज। ये कर लोगे सब लोग? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये सब आपको करना है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। सो कोई बता सकता है कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या होते हैं? सर अभी तक पढ़ा ही नहीं है सर, केवल नाम सुने हैं। क्या बात कर रहे हो? पिछले वाले बैच में तो कंप्लीट हो चुका है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। सर हमारे वाले में नहीं कंप्लीट हुआ है। एनीवन एल्स? कोई और बता सकता है? यस सर, हमारे बारे में कंप्लीट नहीं हुआ है। सर नहीं करा है हमारे बैच में। नहीं करवाया अभी तक? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ आपको, कोई बात नहीं। यस सर, आप आइगन समझा वैल्यू दीजिए। आइगन वेक्टर नहीं समझाएगा, अभी आज समझ में आ जाएगा। सो लेट सपोज A B any n क्रॉस n मैट्रिक्स। अब हमेशा ये ध्यान रखना कि जो आइगन वैल्यू जो होती हैं वो हमेशा n क्रॉस n की मैट्रिक्स पे ही डिफाइंड होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड होगी, कभी नॉन स्क्वायर के लिए मत कर देना। Then lambda belongs to R is said to be eigenvalue if and only if there exists a non-zero u such that t of u equal to lambda of u। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो हम उसको क्या बोल देंगे? लैम्बडा इज सेड टू बी आइगन वैल्यू। राइट? बात समझ में आई कि अगर हमारे पास टी यू इक्वल टू लैम्बडा यू है तो हम उसको क्या बोल देंगे? आइगन वैल्यू। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, टी माइनस लैम्बडा टाइम आई यू इक्वल टू 0। यस और नो? यस और नो? प्लीज प्लीज मेरे साथ साथ मतलब रहिए, जल्दी से रिप्लाई दीजिए, तभी आगे जल्दी से पढ़ा पाएंगे। सर एक बार पुनः रिपीट कीजिए। यस सर। So lambda belongs to R is said to be eigenvalue if and only if there exists non-zero u। जैसे non-zero u वहां पर था हमारे पास, ऐसे ही वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, टी यू इक्वल टू लैम्बडा, टी यू इक्वल टू लैम्बडा इंटू यू। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टी माइनस लैम्बडा आई यू इक्वल टू 0। इसको इधर ही तो लेके आया हूँ, माइनस लैम्बडा यू, तो टी माइनस लैम्बडा आई यू इक्वल टू 0, ये हो गया।
अरे इसको मैं इधर लेके आऊंगा टी यू माइनस लैम्बडा यू इक्वल टू 0, तो टी माइनस लैम्बडा आई मैट्रिक्स हो जाएगी, यू इक्वल टू 0, यही तो लिखा है। यस सर। यस सर, यस। अब ये बताओ कि अगर ए एक्स इक्वल टू 0 है तो एक्स कहां बिलोंग करेगा? नल स्पेस में। यस, एक्स बिलोंग करेगा नल स्पेस ऑफ ए में। तो बस यही आर्गुमेंट यूज कर रहा हूं कि यू बिलोंग करेगा नल स्पेस ऑफ टी माइनस लैम्बडा आई में। यस और नो? ये बात समझ में आई? हेलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नल स्पेस है तो इसमें भी इसको belong करेगा। ठीक सर, समझ में आ गया सर। कोई सिस्टम है ए एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जो हमारे पास है नल स्पेस ऑफ ए में बिलोंग करेगा। जब भी कोई ऐसी क्वेश्चन होती है एक्स इक्वल टू 0 तो एक्स नल स्पेस ऑफ ए में, तो मैंने यही तो बोला कि यू जो है इसके नल स्पेस में बिलोंग करेगा, दैट मीन नल स्पेस ऑफ दिस। और ये हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे पास u नॉन जीरो हो जाए, जो कि हमने u नॉन जीरो लिया था यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके नल स्पेस में यानी कि नलिटी जो होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यानी नलिटी में एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो होगा। यानी कि होना- नल स्पेस की जो डायमेंशन है वो 1 या 1 से ज्यादा तो होगी, राइट? यस सर। तो अगर हमारे पास लैम्बडा कोई आइगन वैल्यू है तो, और ये अच्छा, ये नॉन जीरो यू क्या कहलाता है? ये नॉन जीरो यू को बोलते हैं हम आइगन वेक्टर। नॉन जीरो यू को क्या बोलते हैं? आइगन वेक्टर। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या मेरे पास टी माइनस लैम्बडा आई 1 1 होगा क्या? 1 1 होगा क्या? प्लीज रेज योर हैंड। टी माइनस लैम्बडा आई 1 1 होगा क्या? अभी मैंने ऊपर बताया था कि अगर नल स्पेस ऑफ ए में अगर ओनली 0 एलिमेंट हो, दैट मीन्स नलिटी ऑफ ए जो है, नलिटी ऑफ ए केवल 0 के इक्वल हो, तो हम बोलते हैं टी इज 1 1। अब यहाँ पर कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, नलिटी की डायमेंशन 1 या 1 से ज्यादा है, तो टी माइनस लैम्बडा की भी 1 1 होगा क्या? टी माइनस लैम्बडा इज नेवर 1 1। तो ये सब चीजें आपको सोचने की होती है, बहुत सारी चीजें हैं इन अलजेब्रा में जो आप सोच सकते हो खुद से। तो टी माइनस लैम्बडा इज नेवर 1 1। ठीक है, बस आपके लिए अभी इतना याद रखो कि अगर लैम्बडा बिलोंग्स टू एफ हमारे पास आर आइगन वैल्यू है, then and only there exists a non-zero u such that t of u equal to lambda of। अब मान लो कि मैंने एक मैट्रिक्स दे दी a इक्वल टू दे दी मैंने 1 0 0 2। ठीक है, अब ये t क्या है? t भी एक Rn to Rn है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कहीं t से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर t की जगह आप a भी यूज कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो a u इक्वल टू लैम्बडा u। इसमें कंफ्यूजन मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि t और a सेम है, यहाँ पर Rn to Rn जा रहा है तो t और a सेम होता है। अब मान लो कि a इक्वल टू ये है, ठीक है। अब आपको इसकी आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? कि सर दैट a ऑफ, लेट्स सपोज लैम्बडा आइगन वैल्यू, तो a ऑफ लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा इनटू, सॉरी a ऑफ u इक्वल टू लैम्बडा इनटू u। तो अगर मैं आपको ये बोल दूं कि a माइनस लैम्बडा आई, जब भी आइगन वैल्यू फाइंड करनी हो तो डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा आपको? a माइनस लैम्बडा आई का डिटरमिनेंट फाइंड कर लो, विच इज इक्वल टू 0। a माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0, तो आइगन वैल्यू जो होगी वो हमेशा a माइनस लैम्बडा इक्वल टू का डिटरमिनेंट इसका रूट होगी। तो फाइंड करते हैं कैसे होगा। तो 1 माइनस लैम्बडा 0 0 2 माइनस लैम्बडा, और इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे?
which is equal to 1 minus lambda into 2 minus lambda which is equal to 0, क्योंकि इस a minus lambda के डिटरमिनेंट को 0 पुट करना है, which imply lambda equal to 1 और lambda equal to 2। तो ये दो आइगन वैल्यू आ जाएंगी। समझ में आया आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे? यस सर। एक और एग्जांपल देख लो। a इक्वल टू मान लो ये ले लिया 1 2 0 0 5 0 0 0 9। फिर कैसे निकालेंगे आइगन वैल्यू? हम निकालेंगे, फाइंड करेंगे a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0, ये पुट करेंगे। तो a माइनस लैम्डा करेंगे तो कैसे होगा? 1 i क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी में कितने होंगे? लैम्डा लैम्डा लैम्डा। तो केवल डायगोनल के एलिमेंट में लैम्डा माइनस करना है। 1 माइनस लैम्डा 2 0 0 5 माइनस लैम्डा 0 0 0 9 माइनस लैम्डा विच इज इक्वल टू 0। अब इसका डिटरमिनेंट खोलेंगे तो मान लो कि मैं इसके 1 माइनस लैम्डा के रेस्पेक्ट में खोल रहा हूँ 1 माइनस लैम्डा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस लैम्डा 9 माइनस लैम्डा, और बाकी दोनों 0 है तो 0 के रेस्पेक्ट में कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा विच इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1 माइनस लैम्डा इंटू 5 माइनस लैम्डा इंटू 9 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो आइगन वैल्यू क्या क्या हो सकती है? लैम्डा इक्वल टू 1 5 बात समझ में आ गई? यस सर। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उसकी आइगन वैल्यू, फटाफट 2-3 एग्जांपल देता हूँ उसकी आइगन वैल्यू फाइंड कीजिए फटाफट। एक मिनट को देता हूँ। इन तीनों एग्जांपल की फटाफट आइगन वैल्यू फाइंड करके दिखाइए जल्दी से। सर कंप्लीटेड। सर हो पहले गया? की लैम्डा 2 और लैम्डा यस सर। जस्ट अ मिनट पहले कौन बोला था?
सर सर मैं What is your सर name? फर्स्ट का आंसर अर्चना। अर्चना बताओ फर्स्ट का आंसर। सर 5 and 2 x का वैल्यू मतलब लैम्डा लैम्डा 1 का इक्वल वैल्यू। टू 5 एंड लैम्डा इक्वल टू 2। सेकंड का आंसर ये आलोक। सर अभी 5 का ही निकाले सर, सेकंड वाला कर रहे हैं। सर कैन अच्छा आई आप बताओ, हाँ बताओ। सर 2 सर लैम्डा 1 1 लैम्डा 2 2 लैम्डा 3 3 1 वेरी 2 गुड। 3 सर थर्ड वन 5 minus 3 7। वेरी गुड। देखो भाई चेक करो सबका यही आ रहा है क्या? यस सर। सबका यही आ रहा है। तो देखो यस ये ऐसे आइगन वैल्यू निकालो, तो इसका मतलब आपको आइगन वैल्यू निकालना आ गया है अच्छे से। ठीक है, अब आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे? आइगन वेक्टर निकालने का सेम तरीका है। देखो अभी हम पहले वाला एग्जांपल देखते हैं। कौन सा वाला? ये वाला 1 0 0 2 वाला। तो सपोज a इक्वल टू 1 0 0 2। अब हमें क्या निकालना? आइगन वेक्टर। सो a माइनस, तो आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो आइगन वेक्टर हर किसी आइगन वैल्यू के लिए एक अलग आइगन वेक्टर होगा। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के लिए डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर। सो लैम्डा इक्वल टू 1 थी हमने यहाँ पर, और लैम्डा 1 इक्वल टू 1 और लैम्डा 2 इक्वल टू 2। ठीक है, ये थी दो आइगन वैल्यू। तो आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा 1 इक्वल टू 1। सो ये क्या हो जाएगा? a माइनस आई इंटू यू इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि कैसे होता था? a इंटू लैम्डा, सॉरी a इंटू यू इक्वल टू माइनस 1 इंटू यू। तो जब इसको 1 इंटू यू लैम्डा आइगन वैल्यू है, तो क्योंकि ए यू इक्वल टू लैम्डा यू होता था, तो लैम्डा इक्वल टू 1 है तो ए यू इक्वल टू 1 यू। या इसको ऐसे लेके आऊंगा तो a माइनस आई यू इक्वल टू 0। ए क्या है हमारे पास? 1 0 0 2। आई क्या है? 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी 1 0। अब जितना ऑर्डर होगा ए का उतनी आइडेंटिटी लेंगे, ऐसा थोड़ी 1 क्रॉस 1 की ले लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सो a माइनस यू इक्वल टू, अब u कितने, अब u कितने ऑर्डर का होना चाहिए ये बताओ? u कितने ऑर्डर का होना चाहिए सच दैट यहाँ पर एक 2 क्रॉस 1 का वेक्टर आ जाए? तो u 2 क्रॉस 1 का होगा, u1 u2 मान लिया। लेट u1 u2, लेट u इक्वल टू u1 u2। तो यहां से अब हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 1 1 गया 0 0 0 और 1, विच इज u1 u2 विच इज इक्वल टू 0 0। अब देखो यहां से इक्वेशन जब सोल्व करेंगे तो u2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और u1 के लिए कोई इक्वेशन नहीं आ रही, तो u1 को हम क्या मान लेंगे? आर्बिट्री नंबर अल्फा। अल्फा भी एनी रियल नंबर, एनी आर्बिट्री रियल नंबर। तो हमारे पास u क्या आ गया? u1 u2 विच इज इक्वल टू अल्फा कोमा 0। जब मैं अल्फा को बाहर निकालूंगा तो 1 कोमा 0। तो ये नहीं कि जो हमारे पास आइगन वेक्टर है 1 0 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1 इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर जो आया हमारे पास क्या आया? 1 0। सिमिलरली लैम्डा 2 इक्वल टू 2 के लिए जब निकालेंगे तो वही प्रोसेस a इंटू 2 इक्वल टू, सॉरी a इंटू यू इक्वल टू 2 इंटू यू। तो यहां से क्या हो जाएगा? a माइनस 2 आई u इक्वल टू 0। तो जब मैं इसको पुट कर दूंगा तो यहां से क्या आ जाएगा? मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 1 में से 2 गया तो माइनस 1 0 0 और 0 2 में से 2 गया तो, और यहां से इसको मैं बोल देता हूं u1 डैश u2 डैश विच इज इक्वल टू 0 0। तो यहां से क्या आ जाएगा? u1 डैश इक्वल टू 0 एंड u2 डैश को मैं कुछ बोल देता हूं बीटा। तो लैम्डा 2 इक्वल टू 2 के लिए जो हमारे पास आइगन वेक्टर आया u इक्वल टू u1 डैश u2 डैश विच इज इक्वल टू 0 कोमा बीटा विच इज इक्वल टू बीटा को मिलेंगे तो ये 0 कोमा 1। यानी कि लैम्डा 2 इक्वल टू 2 के लिए जो आइगन वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? मान लो इसको u2 नाम दे दिया तो u2 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0 1। तो यानी कि हमारे पास जब लैम्डा 1 इक्वल टू 1 है तो आइगन वेक्टर क्या आया? 1 0, जिसको u1 दे दिया। लैम्डा 2 इक्वल टू 2 है तो आइगन वेक्टर क्या आया? u2 इक्वल टू 0 1। ये बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? यहां तक समझ में आया? सर थोड़ा कंफ्यूजन है सर, हाँ रिपीट। देख लेते। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया कि आइगन वैल्यू निकालना सीख लिया। आइगन वैल्यू निकालने के बाद आइगन वेक्टर भी चाहिए। तो आइगन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था कि a इंटू यू, तो देर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो यू। तो नॉन जीरो यू क्या है? u है। तो a इंटू यू इक्वल टू लैम्डा टाइम u। तो लैम्डा, अब
हर एक आइगन वैल्यू के लिए अलग आइगन वेक्टर होगा, तो लैम्डा 1 इक्वल टू 1 के लिए किया आपने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a इंटू यू इक्वल टू 1 इंटू यू, ठीक है, a इंटू यू इक्वल टू 1 इंटू यू। तो इसको जब मैं इधर लेके आऊंगा तो a माइनस आई यू इक्वल टू 0, a माइनस, हमारे पास ये होता था ना कि a माइनस लैम्डा आई यू इक्वल टू 0 जब आइगन वेक्टर है, तो ये क्वेश्चन Yes, सेटिस्फाई sir. करता था। तो लैम्डा इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो a माइनस आई इंटू यू इक्वल टू 0 हो गया। अब u भी तो हमारे पास एक 2 क्रॉस u, जब 2 क्रॉस 2 की है, ये 2 क्रॉस 1 का ही होगा एक वेक्टर। Yes, sir. तो इसमें से जब a माइनस आई करेंगे, u1 u2 करेंगे, तो हमारे पास इक्वल टू 0 0 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को मैंने सोल्व किया, पहली इक्वेशन से क्या आएगा 0 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन से क्या आएगा u2 इक्वल टू 0, तो u2 तो 0 हो गया। अब मैं u1 कुछ भी एक अल्फा रियल नंबर ले सकता हूँ, u2 0 हो गया, Yes, sir. लेकिन u1 कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ। तो यानी कि हमारे पास u इक्वल टू जो होगा, या इसको u1 बोल लो, u1 इक्वल टू u, ये स्मॉल u1 है, स्मॉल u2 है, तो u1 u2 इक्वल टू अल्फा कोमा 0, और अल्फा को जब बाहर निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1 और दूसरा तो 0 है तो 0 ही होगा। तो दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया 1 0 का। तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर क्या है 1 0। सिमिलरली लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे तो a माइनस 2i u इक्वल टू 0। जब a माइनस 2i किया तो हमारे पास देखो डायरेक्ट डायगोनल से हटा दो, 1 में से -2 किया तो -1, और 2 में से 2 गए तो 0, तो ये वही लिखा है मैंने -1 0 0 0 u1 डैश u2 डैश 0 0। Yes, तो sir. u1 डैश तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0, और u2 डैश क्या आ जाएगा बीटा, कुछ भी रियल नंबर, क्योंकि दूसरी क्वेश्चन में 0 इक्वल टू 0 है, तो u2 डैश पे कोई कंडीशन ही नहीं है, तो कुछ भी रियल नंबर ले लो, राइट। सो लैम्डा 2 इक्वल टू 2 के लिए u2 हमारे पास u1 डैश u2 डैश 0 बीटा। अब जैसे बीटा कॉमन लेंगे तो बीटा यहाँ पर है तो इसका तो मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा, लेकिन 0 के लिए तो 0 ही होगा। तो लैम्डा 2 इक्वल टू 2 के लिए u2 क्या है 0 1, तो यानी कि लैम्डा 1 इक्वल टू 1 के लिए u1 1 0 और लैम्डा 2 इक्वल टू 2 के लिए 0 1। तो ये दोनों आइगन वेक्टर हो जाएंगे हमारे, u1 एंड u2 आर आइगन वेक्टर। क्लियर है? Yes, sir. Clear. ठीक है, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो। सर एक क्वेश्चन इसमें ये मुझे डाउट है हाँ सर, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर सर निकालने की वजह क्या है सर, मतलब क्यों हम लोग निकाल रहे हैं? अच्छा ठीक है, बता देते हैं। अभी वैसे अभी आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी। आप एक बात बताइए, किसी भी अगर मान लो एक वेक्टर है, इस वेक्टर की लेंथ कितनी है, मान लो 5 है। अब मुझे चाहिए कि मुझे, मान लो या ऐसे छोड़ो, या आप यहाँ पर खड़े हो, मान लो आप यहाँ से, आपका घर यहाँ से, ये आपका क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट है, ये IITP है, और ये आपका घर है 5 किलोमीटर दूर, और यहाँ से आपका एक है टी स्टॉल, जो कि कितने किलोमीटर दूर है 10 किलोमीटर, मतलब IIT पटना से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अब आप यहाँ से यहाँ पर जाना चाह रहे हो तो कैसे जाओगे? मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, ये आलोक खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, आलोक यहाँ से यहाँ जाना चाह रहा है, कैसे जाओगे? या तो चल के मान लो कि यहाँ पर कोई, आपने एक साइकिल ले ली है, साइकिल पे बैठ के जा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, या फिर एक बाइक ले ली है, ठीक है, उस पे बैठ के जा रहे हो आप, या एक कार है आपके पास, उस पे बैठ के जा रहे हो, या हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर आ जाए तो उस पे बैठ के जा रहे हो, ठीक है। लेकिन यहां से यहां तक जाने पर आपकी IIT पटना से दूरी कितनी हो गई 2 × 5, राइट? यस और नो? यहां से यहां तक 5 किलोमीटर था घर की दूरी, और घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे क्या है 10 किलोमीटर। लेकिन IIT पटना जो मेन वो था, प्लेस था, वहां से टी स्टॉल की दूरी कितनी हो गई 10 किलोमीटर। 2 × 5। तो अगर आपने यहाँ पर कुछ किया a × x किया, तो वो x कैसे आ गया लैम्डा टाइम x। यानी कि जब भी किसी वेक्टर को हमें स्केल करना होता है, स्केलिंग, यहाँ पर लैम्डा क्या कर रहा है स्केल कर रहा है, x का ही मल्टीपल कर रहा है, तो हम क्या लेते हैं आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर की मदद लेते हैं। दैट मींस ये स्केलिंग के काम आता है। तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पर हूं, मुझे इसी डायरेक्शन में स्केल करना है, तो वो हमारे पास क्या काम आएगा, इट इज द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर।
ठीक है, पहला रीजन तो ये समझ में आया, ये तो रियल लाइफ समझ में आ गया। दूसरा रीजन क्या होता है कि अगर मान लो आपने एक मैट्रिक्स ए है जो n क्रॉस n की है, इसकी आपने आइगन वैल्यू निकाली λ1 λ2 एंड सो ऑन λ, इसकी मैक्सिमम आइगन वैल्यू कितनी हो सकती है? n हो सकती है, राइट? यस सर। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर आपने आइगन वैल्यू निकाली तो इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी आएंगे u1 u2 एंड un। जैसे अभी हमने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स निकाली थी, उसके λ1 इक्वल टू 1 आया, λ2 इक्वल टू 2 आया, उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कुछ आया 1 0, और इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कितना आया 0 1, राइट? यस सर। Yes, sir. अब देखना, अब मैंने एक काम किया, एक पी मैट्रिक्स बनाई, पी मैट्रिक्स में क्या लिया कि उसके कॉलम्स जो है वो आइगन वेक्टर ऐसे कैसे फिट कर लिए, राइट? अब इसका आपने क्या किया, पी इनवर्स निकाला। पी इनवर्स भी क्या आएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी का इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, राइट? यस सर। अब एक काम करो, आप एक बार मेरे को पी इनवर्स एपी निकाल के दिखाना, पी इनवर्स एपी निकाल के दिखाना क्या आएगा। ए हमारे पास था 1002, पी इनवर्स एपी फटाफट निकाल के दिखाओ क्या आएगा। सर ए ही आएगा। ए ही आएगा, 1002, दैट मींस ए ही आएगा। ठीक है, चलो ये तो अभी एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये लेता हूँ 1012। इसकी आइगन वैल्यू फटाफट और आइगन वेक्टर निकाल के दिखा दो एक बार फटाफट। पहले इसकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाल के दिखा दो, मैं आपको एक चीज समझाऊंगा बहुत अच्छी चीज। अब एक देखो शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर कोई भी अपर ट्रायंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स आती है, अपर ट्रायंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स आती है, तो उसकी आइगन वैल्यू जो होती है ना वो डायगोनल एलिमेंट ही हो जाते हैं। तो ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि अगर कोई अपर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके डायगोनल पे जो एलिमेंट है वही आइगन वैल्यू हो जाएंगे, लैम्डा इक्वल टू 1 लैम्डा 2 इक्वल टू 2। चाहे आप देख लो, चाहे आप निकाल के देख लो, वैसे भी ए माइनस Yes, लैम्डा sir. की डिटरमिनेंट करके Yes, भी देख sir. लो, वही है। 1 and 2. हाँ, अब लैम्डा 1 इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसेस, दैट ए माइनस आई यू इक्वल टू 0। तो ए माइनस आई क्या हो जाएगा, 0 1 0 1, और u को ले लिया मैंने u1 u2 विच इज इक्वल टू 0 0। तो जैसे करूंगा तो यहाँ पर u2 इक्वल टू 0 आ रहा है, बट u1 कोई भी अल्फा हो जाएगा, दैट मीन्स हमारे पास जो u हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 1 into 0। वो सेम प्रोसेस से कर लिया। ऐसे ही लैम्डा 2 इक्वल टू 2 के लिए जब करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस 2i u डैश इक्वल टू 0, और ये कितना हो जाएगा, u डैश कितना है ये, तो -1 1 -1 1 0 0, और ये हो जाएगा u1 डैश u2 डैश इक्वल टू 0 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस u1 डैश प्लस u2 डैश इक्वल टू 0, दैट मीन्स u2 डैश इक्वल टू u1 डैश। तो यहाँ से हमारे पास अगर मैं इसको कुछ भी अल्फा वैल्यू दे दूंगा तो u2 जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा एक, अब देखो यहाँ पर अल्फा कोमा अल्फा, तो यानी कि अल्फा कोमा ले लूंगा तो 1 कोमा 1, तो यानी कि u2 जो है हमारा लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग आया वो क्या है 1 कोमा 1, राइट? तो u1 क्या था अपना 1 0, और u2 क्या आया, यानी कि लैम्डा 1 इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर आया 1 0 विच इज u1, और लैम्डा 2 इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर क्या आया 1 1 विच इज u2। अब फिर मैंने क्या बोला था कि एक मैट्रिक्स P बनाओ, P क्या होती थी, इनके आइगन वेक्टर्स को कॉलम्स में लिख दो डायरेक्टली ऐसे। ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनी। अब इसका P इनवर्स निकालना क्या आएगा, इसका P इनवर्स निकालना 2 क्रॉस 2 में शॉर्टकट मेथड होता है P इनवर्स निकालने का, किसी को पता है? अब आपको थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा, थोड़े से ट्रिक सीखने ही पड़ेंगे। 2 क्रॉस 2 में शॉर्टकट होता है इनवर्स निकालने का, पता है? अच्छा, इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का? सर पॉजिटिव जो एलिमेंट है उनको नेगेटिव में लिख दीजिए, सेम एलिमेंट लेस चेंज फर्स्ट करके। समझ में नहीं आया? सर उसका फॉर्मूला है P इनवर्स का 1 by सर डायगोनल adjoint of एलिमेंट को P इंटरचेंज कर देते हैं। into determinant of P. हाँ, और अभी किसने बोला डायगोनल एलिमेंट क्या, और यस सर। क्या बोला, समझ में नहीं आया, मेरे को समझ में नहीं आया, बताओ अच्छे से बताओ।
तो डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं और जो बाकी एलिमेंट होते हैं ना उसमें माइनस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं, मतलब कि अगर ए मान लो कि मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ देखना इधर साइड में लिख देता हूँ छोटा सा, कि अगर ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, तो इसका इनवर्स ये मान लो कि ए इक्वल टू ये है, तो ए इनवर्स निकालना है, तो डायगोनल एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दो, डी ए, और बाकी दोनों एलिमेंट को माइनस बी माइनस सी लगा दो, ऐसे कैसे, और डिवाइड कर दो 1 बाई ए डी माइनस बी सी, जो कि डिटर्मिनेंट होता है ए डी माइनस बी सी। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ऐसे करना है। अब पी इनवर्स है तो इसमें मतलब इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 1/1, और डायगोनल एलिमेंट तो 1 1 है तो सेम हो जाएंगे, और ये इसमें क्या लगाना है, माइनस लगाना है, तो ये हमारे पास पी इनवर्स आ जाएगा। राइट, अब एक काम करो, आप पी इनवर्स एपी निकाल के दिखाओ एक बार फटाफट। पी इनवर्स एपी क्या आएगा, जल्दी से पी इनवर्स पे एपी निकाल के दिखाओ। सर ए मैट्रिक्स कितना है? ए मैट्रिक्स इतना टाइम थोड़ा लगता है यार। यस सर निकल गया सर। फर्स्ट रो में 1 - 2 आएगा, सेकेंड रो में 0 2 आएगा, 1 - 2, एंड सेकेंड रो में 0 2। सर 1002 मेरा आया है। 1002 यही करेक्ट आंसर है, ये गलत है। और किसी का, और किसी का क्या आया है? और किसी को कुछ नहीं आया? Yes, sir. 1002. 1002 आया। Sir. अब देखो, अभी तक पहले मैंने क्या बताया था कि जब भी हमारे पास आइगन वैल्यू, आप इसकी रैंक बता सकते हो, अब इसकी रैंक कितनी होगी? रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स कितनी होगी? सर 2। सर 2। 2। अच्छा ये बात बताओ, अगर मान लो कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, उसकी रैंक ए है अपने पास कितनी? मान लो कि m है, m कोई भी नंबर हो सकता है, बट n से तो छोटा ही होगा, लेस देन इक्वल टू n ही होगा। तो अगर मैं किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब p है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो रैंक ऑफ पी क्या होगा, कोई बता सकता है? वो भी सर n से कम ही रहेगा। नहीं नहीं, कितनी होगी रैंक ऑफ ए? m है तो
m से कम होगी या m के बराबर होगी? एनी आइडिया? जल्दी बोलो यार, आइडिया है कि नहीं है? नो आइडिया। ठीक है, इक्वल होगी। किन्होंने बोला? देवज्योति ने बोला है, बिल्कुल सही है, इक्वल ही होगी। क्यों इक्वल होगी? आप एक बात बताओ, कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, आप यहाँ पर कुछ भी ले लो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सिमिलर लिख सकता हूं मैं। हमेशा किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। आप कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे दो मेरे को, तो अगर मैं P को I लिख दूंगा तो रैंक ऑफ I इंटू ए विच इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए विच इज इक्वल टू M। तो यानी कि हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती है वो हमेशा, अगर किसी ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस मैट्रिक्स की रैंक और PA जो मल्टीप्लाई किया है उसकी रैंक हमेशा क्या होगी? सेम होगी। ये बात समझ में आई? तो जब मैंने यहाँ पर P इनवर्स P निकाला तो, और जब भी ये ध्यान रखना कि आइगन वेक्टर से जो मैंने मैट्रिक्स P बनाई है, आइगन वेक्टर को कॉलम में लेके P बनाई है, ये हमेशा नॉन सिंगुलर आएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने की बात है कि अगर आइगन वैल्यू से निकले आइगन वेक्टर से हमने एक मैट्रिक्स बनाई, आइगन वेक्टर के कॉलम को लेके मैट्रिक्स बनाई, ये हमेशा क्या आएगी? नॉन सिंगुलर आएगी। अब नॉन सिंगुलर आएगी, एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स भी ही नॉन सिंगुलर होगा, तो P इनवर्स भी नॉन सिंगुलर हो गया। इसका मतलब हमारे पास P इनवर्स AP निकाल सकते हैं, और P इनवर्स AP की जो रैंक होगी, एंड रैंक ऑफ P इनवर्स AP, क्योंकि दोनों ही नॉन सिंगुलर है तो दोनों को मैं आइडेंटिटी मान सकता हूं। मान लो कि आइडेंटिटी है तो दोनों की रैंक क्या होगी? हमेशा सेम होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी रैंक और इसकी रैंक हमेशा क्या होगी? सेम होगी। अब ये बताओ कि किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स की रैंक निकालना आसान है कि नॉन डायगोनल मैट्रिक्स की रैंक निकालना आसान है? डायगोनल मैट्रिक्स की रैंक निकालना आसान है। तो यानी कि P इनवर्स AP हमारे पास क्या आ गई? एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गई D। A हमारे पास ये था, और P इनवर्स AP हमारे पास क्या आ गई? डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स की जो रैंक होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट ऑन द डायगोनल, राइट? तो अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पता है तो हम उस मैट्रिक्स की रैंक भी निकाल सकते हैं। तो अगर मान लो आपको कोई मैट्रिक्स दे देता यहाँ पर n क्रॉस n की, ठीक है, n क्रॉस n की कैसे? जैसे मान लो कि n क्रॉस n की मतलब कि 6 क्रॉस 6 की दे देता, मान लो a इक्वल टू, मान लो ये दे दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, और 0 2 0 0 0, उसके बाद दे दिया 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2, इस तरह से दे दिया आपको, मान लो। अब आपसे पूछे इसकी रैंक बताओ, तो इतनी बड़ी मैट्रिक्स से पहले रैंक निकालने में दिक्कत होगी। बड़ी अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है तो डायरेक्ट निकाल देंगे, लेकिन अगर मान लो कोई कंफ्यूजन हो जाए किसी को तो रैंक कैसे निकालेंगे? तो पहले हम क्या करेंगे? इसकी आइगन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड हो जाए तो यहाँ पर देखो, ये 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 ये सिस्टम है। यहाँ से आइगन वैल्यू 1 2, यहाँ से 1 1, यहाँ से 5 2। अब इसको P इनके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू निकाल लेंगे, आइगन वेक्टर निकाल लेंगे, P मैट्रिक्स बना लेंगे, P इनवर्स AP फाइंड करके डायरेक्ट हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगी, और डायगोनल मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो इसकी रैंक हो जाएगी। बट ये प्रोसेस आप, हेलो, यस, सो आइगन वैल्यू जो है हमारे पास, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर हमारे पास रैंक में भी बहुत मदद करते हैं, ठीक है। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पता हो गया तो हमारे पास ये भी पता हो जाएगा कि किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल होगी कि नहीं होगी। डायगोनलाइजेबल होना बहुत अच्छी बात है, उसके आइगन वैल्यू पता होना, आइगन वेक्टर पता होना, ये सब चीजें बहुत ही हमें आसान कर देती है मैट्रिक्स को सोल्व करने में,
ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़ा। अभी आपको जो मैंने एग्जांपल दिए थे, ये जो दो एग्जांपल है सेकंड और थर्ड, इनकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आप फाइंड करना। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब मैं आपको इसकी थोड़ी कोडिंग दिखा देता हूँ फटाफट कि कैसे कैसे लीनियर अलजेब्रा में कोडिंग करते हैं। ठीक है, Yes, sir. just a minute. So let me stop sharing here and then सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्लास में हो गया है क्या? यस सर। हाँ, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, तो वो जरूर पढ़ के आना। ठीक है, ओके सर। लेट मी शेयर हियर। So my screen is visible to everyone? Yes, sir. तो देखो, सो हमने अभी तक जो आज पढ़ा कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, कि दो मैट्रिक्स का सम कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, वो आज सब देखेंगे। तो मान लो कि सबसे पहले हमें ये पता है क्लियर ऑल, सीएलसी एंड क्लोज ऑल का मतलब पता है हमें सब लोगों को। वी नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीएलसी, क्लोज ऑल एंड क्लियर ऑल। Yes, sir. So if A be any matrix A equal to 1 2 3 4 5 7 8 9, तो किसी मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह से होता है। अब आपको एक एक कोड दिखा दूंगा। ठीक है, जब आप इसको मैट्रिक्स को रन करोगे तो आपके पास देखना क्या आता है। तो यहाँ पर 3x3 की मैट्रिक्स आ गई। तो जब भी हम रो लिखनी हो तो रो के बीच में कोई भी कॉलन वगैरह नहीं लगाएंगे। सेकंड रो लिखने के लिए उसके बीच में एक सेमी कोलन लगा देंगे। थर्ड रो लिखने के लिए उसके बीच में भी एक सेमी कोलन लगा देंगे। जैसे ही रो खत्म होती है उसके बाद सेमी कोलन, राइट। तो ये ए मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये 3x3 की मैट्रिक्स हो जाएगी। सो सपोज मुझे जी एक मैट्रिक्स लिखनी है जो कितने की है, 3x1 की। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये 3x1 2 3 लगा दिया। सी मैट्रिक्स लिखनी है जो कि एक रो वेक्टर है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, 1 2 3 लगा दिया, कोई सेमीकोलन नहीं है, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक मैट्रिक्स ऑपरेशन। तो अगर मैं a प्लस ए करना चाहूं तो क्या करूं, कैसे लिखूंगा कमांड, a प्लस ए, डायरेक्टली कमांड लिख लूंगा a प्लस ए। तो a प्लस ए मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस ए आ जाएगा। यानी कि कंपोनेंट वाइज एडिशन हो रहा है, यानी कि 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, कंपोनेंट वाइज, 4 का 4 से, 7 का 7 से, 8 का 8 से, राइट। ऐसे ही a माइनस ए करूंगा तो हमारे पास क्या आना चाहिए, बताओ क्या आना चाहिए a माइनस ए करेंगे तो? Zero, Null zero, matrix. zero. जीरो मैट्रिक्स आने चाहिए, बिकॉज इट इज कंपोनेंट वाइज सब्ट्रैक्शन, सो इट इज जीरो मैट्रिक्स। नाउ लेट्स सर बी वहाँ पे हाँ। सर वहाँ पे जी एंड सी क्या लिए? जी एंड सी इज ए नोटेशन। जी और सी Yes. एक नोटेशन दिया है कि किसी भी रो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सी इज ए रो वेक्टर एंड जी इज ए कॉलम वेक्टर। मैंने बताया है कि कॉलम वेक्टर रो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। Yes. ओके, अब इफ बी इक्वल टू ए स्टार ए, तो अब पहले तो हमें
ए और ए का मल्टीप्लिकेशन भी देखना पड़ेगा कि ये ए इंटू ए। अब इसमें मैंने लास्ट में लिख रखा है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, कब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होता है? रो कॉलम के इक्वल हो तो सर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, ऐसा थोड़ी होता है। सॉरी सर, नहीं, रो पहले rows मैट्रिक्स का equal यदि to कॉलम मतलब एक दूसरे का रो है मैट्रिक्स के रो दूसरा के कॉलम बराबर इक्वल होना तो चाहिए। पहले मैट्रिक्स का कॉलम अगर दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा। सो दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। जब भी हम एक रो से करके देखेंगे तो हमारे पास ये आएगा, चाहे आप करके देख लेना। और अगर मान लो आपने कंपोनेंट वाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए डॉट स्टार ए करना पड़ेगा। सो ए डॉट स्टार ए का मतलब होता है कंपोनेंट वाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अब आप जब कंपोनेंट वाइज करेंगे तो 1 का 1 से होगा, 2 का 2 से होगा, 3 का 3 से होगा। ये देखिए, देखो सी हमारे पास जो मैट्रिक्स आई वो हमारे पास 1 4 9 16 25 36 49 64 81। और यहाँ पर बी मैट्रिक्स क्या थी 30 36, जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन था, एक कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब मैट्रिक्स स्क्वायर होगी तभी डिटरमिनेंट डिफाइन होता है, या नॉन स्क्वायर के लिए Yes. डिटरमिनेंट डिफाइन होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सर। सर स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। और लेकिन नॉन सिंगुलरिटी और सिंगुलरिटी तो वो तो नॉन स्क्वायर के लिए भी होगा। लेकिन ऐसे अभी आपको जब आप कंप्यूटर में जब या मैटलैब में जब बोलोगे ना तो मैटलैब को ये सब नहीं पता है। ये सिर्फ हमें ही पता है मैथ्स वालों को कि नॉन सिंगुलरिटी और सिंगुलरिटी के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी एग्जिस्ट करता है। मैटलैब ये सब नहीं जानता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा हमारे पास। मैटलैब तो सिर्फ जो आप बोलोगे वो उसका कोड लिख के देगा। सो इट इज योर अंडरस्टैंडिंग दैट नॉन सिंगुलरिटी एंड सिंगुलरिटी आपको कब बोलना है, जब आपसे पूछा जाए। अदरवाइज आपको डेट ए पे ही जाना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा ए स्क्वायर है, डिटरमिनेंट ए जीरो तो नॉन सिंगुलर, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो नॉन सिंगुलर। और आपसे नहीं, अगर कोई नहीं पूछता है कि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट होगा क्या, कहीं आप इस मैटलैब में करने लग जाओ कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो कहीं से, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यस सर। ओके। सो अब d इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डेट ऑफ ए डिफाइन हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो d इक्वल टू डेट ऑफ ए करेंगे तो हमारे पास d डिटरमिनेंट आ जाएगा -9.561 इंटू 10 टू पावर -16। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर ये जो d आया है, d इक्वल टू जो आया है -9.5612 e -16, इसका मतलब क्या होता है? सर ये इतना कॉम्प्लेक्स क्यों निकला डिटर्मिनेंट? हम लोग तो बहुत ही स्मॉल नंबर में। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कोई नंबर है, क्या है, ये क्या लिखा गए? छोटा नंबर ये साइंटिफिक नोटेशन है क्या? क्या है? नंबर बहुत छोटा नंबर? अच्छा, Minus- मेरी भी आवाज ऐसे ही आती है क्या, नंबर ऐसे कुछ अटक अटक के नो सर। यस सर और सर ऐसे ही आती है मेरी आवाज भी? काफी तो क्लियर है। नो सर। तो मुझे यार मेरे आपकी आवाज मेरे को नहीं समझ में आती क्योंकि बिल्कुल भी आप पता नहीं क्या बोलते हो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये नंबर जो डी लिखा हुआ है वो क्या है, कुछ आइडिया है या नहीं है? नहीं है तो साफ बोलो नहीं है। नहीं है आइडिया सर। हाँ, ऐसे बोलो ना, नहीं है आइडिया। कुछ भी जवाब दे दोगे तो ऐसे थोड़ी होगा। इसका मतलब होता है कि दिस नंबर इज 10 e की पावर -16, मतलब 10 की पावर -16 है, यानी कि 0.000 कितने टाइम, 16 टाइम, फिर उसके बाद 9.5। अब आप है ना एक बार ए मैट्रिक्स की रैंक निकाल के देखिए, जेड इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो जेड इक्वल टू रैंक ऑफ ए को खोल रहा हूं मैं, और रैंक ऑफ ए क्या ही हमारे पास 2, यानी कि ए हमारे पास इनवर्टिबल ही नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका डिटरमिनेंट आ गया। तो मैटलैब को नहीं पता होता है कि नॉन जीरो डिटरमिनेंट होने पर भी मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स सिंगुलर होने पर भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कुछ ना कुछ यहाँ पर आ रहा है।
क्योंकि ये कंप्यूटर वाली कमांड है ना, तो इनको नहीं पता है, तो ये 10⁻16 तक दे रहा है, जो कि बहुत ही छोटा नंबर है, जीरो के बहुत करीब है, तो ये तो आंसर देगा ही देगा। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि इसकी रैंक निकाल के देख लो कि रैंक ऑफ ए कितनी आई, 2। तो रैंक ऑफ ए 2 आई, तो इसका मतलब इसका एक स्मॉल नंबर डिटरमिनेंट ऑफ ए में जा रहा है। ठीक है, यस सर। ठीक है। ऐसे ही आप अगर x इक्वल टू आई एन वी ऑफ ए लिखोगे तो इसका मतलब होता है इनवर्स ऑफ ए। तो इनवर्स क्या करेगा यहाँ पर, इनवर्स ऑफ ए यहाँ पर ए आ जाएगा 1.0 इंटू 10⁻+16। कितना बड़ा इनवर्स आया है। जब ए अगर 0 के करीब जा रहा है तो ए इनवर्स तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ना, तो इसका मतलब ये बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास ये बहुत बड़ा नंबर है। सो हम ये बोल सकते हैं कि इनवर्स ऑफ ए भी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हम एक बात करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। अगर मान लो कि किसी मैट्रिक्स को ऑगमेंट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, ए और जी। तो ए मैट्रिक्स ये थी, जी मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, एक वेक्टर था, कॉलम वेक्टर। तो 3x3 की मैट्रिक्स को एक 3x1 के कॉलम वेक्टर से ऑगमेंट किया जा सकता है। तो ऑगमेंट करने पर देखो ना क्या बनती है, देखो ए मैट्रिक्स यहाँ तक आ गई और फिर एक ऑगमेंट मैट्रिक्स यहाँ पर भी हो जाएगा। अब फिर से अगर अगर आप उसको मान लो इसकी रैंक वगैरह फाइंड करना हो तो इसकी आप क्या कर सकते हो, RREF, इसको बोलते हैं रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और डिस्प आर का मतलब होता है वो डिस्प्ले करेगा रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म को। तो देखो ये होती है रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म, जिसमें कोई भी पाइवेट एलिमेंट है उसके नीचे भी 0 होगा और ऊपर भी 0 होगा। सेकंड रो में पाइवेट एलिमेंट 1 है तो उसके ऊपर भी 0 है, और अगर 0 रो है तो 0 रो सबसे लास्ट में होती है, तो 0 रो सबसे लास्ट में लिखी हुई है। तो RREF ऑगमेंटेड और डिस्प्ले आर का मतलब होता है ये। उसके बाद अब आपको अगर मान लो किसी मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज फाइंड करने हैं तो आपको आइगन वेक्टर्स कैसे लिखना पड़ेगा, आइगन वेक्टर्स कोमा आइगन वैल्यूज इक्वल टू EIJ ऑफ ए। ये कमांड होती है, डायरेक्ट कमांड। जैसे ही आप ये करोगे तो अगर मान लो P को आइगन वेक्टर बोल दिया तो हमारे पास P मैट्रिक्स आ जाएगी, देखना। राइट, तो पहले देखो आइगन वेक्टर हमारे पास क्या आया, ये आ गया। इसकी आइगन वैल्यू कौन कौन सी थी, आइगन वैल्यू थी इसकी 16.1168 -1.1168 और 0। तीन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, तीन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कॉलम्स में आ रहे हैं। पहला कॉलम में आइगन वेक्टर लैम्डा इक्वल टू वो लैम्डा 1 इक्वल टू 16 के लिए, दूसरे के लिए -1.168 के लिए दूसरा आइगन वेक्टर, और तीसरे के लिए ये आ जाएगा। अब आप इसको अलग से डिफाइन कर सकते हो। अब मैंने आपको बोला था कि अगर आइगन वेक्टर हमारे पास आ जाए तो हम उसके लिए एक पी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो मैंने पी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया है, पी इक्वल टू आइगन वेक्टर्स। तो जो भी मैट्रिक्स हमारी है वो पी में कन्वर्ट हो जाएगी, पी के अंदर स्टोर हो जाएगी। ये आइगन वेक्टर पी में स्टोर हो गए। अब मुझे देखता है कि डी पी इनवर्स ए पी करने पर डायगोनल मैट्रिक्स आती है कि नहीं। तो जैसे मैंने डी किया इनवर्स ऑफ पी इंटू ए इंटू पी, तो देखना ये बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स आ गई है, जो कि आइगन वैल्यूज होती थी हमारे। डायगोनल एलिमेंट पे क्या है हमारे पास, आइगन वैल्यूज। तो इसका मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि पी इनवर्स ए पी डायगोनल मैट्रिक्स आती है, पी इनवर्स ए पी सिमिलर हो जाएगा, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपका कोडिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो एक बार इसका ट्राई कीजिए, ए मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाल के दिखाइए, और फिर मुझे ये पी इनवर्स ए पी करके भी दिखाइए फटाफट। आइगन वेक्टर्स कोमा आइगन वैल्यूज इक्वल टू आइगन ऑफ ए, ये कोड लिखना है। पी इक्वल टू आइगन वेक्टर करना है, डी इक्वल टू इनवर्स ऑफ पी इंटू ए इंटू पी करना है। जल्दी से दिखाइए। मैं भी नहीं लिख पाऊंगा तो मेरा चल रहा है है। क्या हुआ आलोक, आलोक
हाँ जी, हुआ किसी का? अर्चना, हुआ आपका? सर कर रही हूँ सर। ओके। पहले ए मैट्रिक्स डिफाइन करनी है, उसके बाद आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यू इक्वल टू आइगन ए लिखना है, फिर पी इक्वल टू आइगन वेक्टर लिखना है, फिर डी निकालना है। ठीक है, तो पहले ए मैट्रिक्स डिफाइन होगी तभी निकलेगा ये सब चीजें। ये किसने किया है? रोशन। रोशन, यहाँ पर कंपोनेंट भाई डॉट ए मत लगाओ, स्टार ही लगाओ केवल, डॉट इनटू ए मत लगाओ, ठीक है? डॉट नहीं लगाना है यहाँ पर, कंपोनेंट वाइज नहीं है, डायरेक्ट स्टार लगाना पड़ेगा, फिर देखो अभी आएगी डायगोनल मैट्रिक्स, अदरवाइज नहीं आएगी। कंपोनेंट वाइज नहीं है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर यहाँ स्टार है केवल। Yes, now it is okay. Very good, रोशन। क्या हुआ, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, बहुत सिंपल था ये तो। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम लग रहा है तो इसका मतलब आपको समझ नहीं आ रहा कुछ। वेरी गुड अर्चना। ठीक है, तो आप इस तरह से आप अलग अलग मैट्रिक्स की ओर बना के देखना, ठीक है? खुद से एग्जांपल लो, और जो भी मैंने एग्जांपल दिए हैं उनके भी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पहले खुद से फाइंड करना, उसके बाद मैटलैब में फाइंड करना, जैसे मैंने कोड लिखाया है। ठीक है? यस सर। तो सर आज के इस पे लिए वैल्यूज, सर इसमें जो भी वैल्यूज होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है कि हम लोग मतलब कभी वैल्यू भी मतलब कहीं वैल्यूज भी कैसे
सर जैसे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है उसके बाद इनवर्स, तो मतलब डायरेक्ट इनवर्स लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखने के बाद ही इनवर्स निकालना हो, मतलब आपकी कोडिंग। मर्जी, आपकी मर्जी है, आप जो निकालना चाहिए केवल वो है। मैंने तो कोडिंग बताइए कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ये कोड होता है। आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि इनवर्स, मैंने आपसे पूछा इनवर्स निकालना है तो डिटरमिनेंट ए निकालने की जरूरत ही नहीं है, यस। है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डायगोनलाइजेबिलिटी दिखाओ, तो ये जरूरी थोड़ी है आपको कि क्या बोलते हैं आइगन वेक्टर वैल्यू दिखानी पड़ेगी। आपको डायरेक्ट दिखाना पड़ेगा पी इनवर्स ए पी। वो कोड में शो भी मत करो चाहे, ठीक है। आलोक, आलोक आपका ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। हाँ, थैंक यू सर। ओके। इन द नेक्स्ट क्लास आपको क्या पढ़ के आना पता है? बताइए।